ठीक है ना, वीडियो सही है। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 एसएस चैप्टर 1 भारत के संसाधन के पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है हमारा मृदा परिच्छेदिका और दूसरा टॉपिक है हमारा मृदा के प्रकार। तो मृदा के प्रकार में हम उसकी रचना, उसकी बनावट और उसकी विशेषताएं तथा स्थिति, अर्थात जो भी मृदाएं पाई जाती हैं, मृदा किस राज्य में और किस स्थिति में पाई जाती हैं, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मृदा परिच्छेदिका। अब मृदा परिच्छेदिका क्या है? यदि किसी जैसे यह है आपका धरती, और धरती के पर पाए जाने वाली मिट्टी को अगर हम एक खड़ी लंबवत जो है काट लें और उसका वर्गीकरण करें तो उसमें हमें अलग अलग तरह की संरचनाएं दिखाई देंगी। और वो संरचना लगभग इस प्रकार की होगी, जिसमें जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम मृदा का नाम देंगे। अब मृदा क्यों? जिसपे पेड़ पौधे और वनस्पतियां उगती हैं, इसी पर उगती हैं। दूसरे नंबर पर आती है हमारी उपमृदा। जो मृदा के कण होते हैं वो काफी महीन कण होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है हमारी उपमृदा। उपमृदा के कण थोड़ा मृदा के कणों से बड़े होते हैं और ये रेतीले होते हैं, इसलिए इन्हें हम उपमृदा का नाम देते हैं। और उसके बाद तीसरे स्तर पर आपकी जो मिट्टी का प्रकार आता है वो आता है अपक्षयी शैल। अयनी शैलों के टूटने से ही आपके पहले उपमृदा, उसके बाद मृदा का निर्माण होता है। जैसा कि कल के टॉपिक में मैंने आपको बताया था, यदि आपको न याद हो तो मैं आपको पुनः याद दिला देता हूं। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि धरती की सतह में पाए जाने वाली जो शैल चट्टानें होती है, मान लीजिए शैल है अर्थात चट्टानें हैं। इन चट्टानों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यह है आपका सूर्य, जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो इसके शैलों को गर्मी प्राप्त होती है। उसके बाद पर्यावरणीय कारकों में बादल भी है। बादलों से इसे वर्षा के रूप में ठंडक प्राप्त होती है, अर्थात ठंडी प्राप्त होती है। और बार बार गर्मी और बार बार ठंडी पड़ने से ये चट्टानें आपस में खिसकने लगती हैं और टूट करके छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती हैं। इन्हीं छोटे छोटे कणों में जब आपके पेड़ पौधों की सड़े गली पत्तियां और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इससे आपका क्या निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। और हम लोगों ने यह भी चर्चा की थी, सड़े गले पेड़ पौधों की पत्तियां और जीव जंतुओं के अवशेष से जो मिट्टी का निर्माण होता है और उसमें एक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं ह्यूमस। जिसे हम क्या नाम देते हैं? ह्यूमस। तो शायद कल मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं। और चौथे नंबर पे आता है आपका आधार शैल। ये मिट्टी की सबसे आंतरिक संरचना होती है, जो क्या कहते हैं, सभी मृदाओं का एक आधार होती है। तो इस प्रकार आप मृदा परिच्छेदिका के चित्र को और उसके नाम को और उसकी विशेषताओं को समझ गए होंगे, उसको याद भी कर लीजिए आप। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जो धरती के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाली मिट्टी है उसे हम मृदा कहते हैं। जिसके कण काफी महीन होते हैं, यह उर्वरक होती है, इसमें उर्वरक क्षमता ज्यादा होती है और इसमें क्योंकि पेड़ पौधों का विकास इसी मृदा में होता है, मृदा के इसी स्तर पर होता है। दूसरा आपका स्तर है उपमृदा। इसके कण रेतीले थोड़ा बड़े होते हैं, जिसके कारण, और ये आंतरिक संरचना है दूसरे नंबर पे है। और तीसरा है आपका अपक्षयी शैल। शैल का मतलब होता है चट्टाने, और चट्टाने जो है क्या कहते हैं, केवल आधार बिंदु स्थापित करने का कार्य करती हैं। और चौथे नंबर पे आपका आता है
आधार शैल। आधार शैल का मतलब इन सभी मृदाओं के स्तर को यह एक आधार बिंदु स्थापित करता है या आधार देता है। तो अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है मृदा के प्रकार। तो मृदा के प्रकार को हम 4 बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। पहला हमारा आधार है रचना, कि जिस मिट्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी क्या रचना है। रचना अर्थात उसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण होने के बाद जो बनावट निकली वह किस प्रकार की है। फिर उस बनावट के आधार पर हम उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वह मिट्टी, जिस मिट्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं वह मिट्टी भारत के अपने देश में किस राज्य में और किस स्थिति तक पाई जाती है। तो सबसे पहले हमारी जो पहली मिट्टी है उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। सब समझ में आ रहा है? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो हिमालय से अनेक प्रकार की नदियां निकलती हैं, जैसे है गंगा है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है। ये सभी नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफी लंबी दूरी को तय करती हैं। जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, मानसरोवर से निकलती है उसका, और भारत में भी वह बहती है, साथ ही बांग्लादेश की ओर चली जाती है। इस प्रकार ये नदियां, जैसे नदियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफी गमन करती हैं, और गमन करने के दौरान मतलब जाती हैं, और गमन करने के दौरान ये जो कछारी भाग होते हैं, कछार तो आप समझते ही होंगे कछारी भाग क्या कहलाता है। तो ये नदियां कई मैदानी या कछारी भागों से निकलती हैं और वहां की मिट्टी का ये कटाव करती है। अब मिट्टी का कटाव क्या होता है, वो किस कारण होता है, इसके बारे में हम चर्चा अपने कल के सेशन में करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये नदियां अपने जल के तेज बहाव से मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, और उस मिट्टी में पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष, जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष ह्यूमस के रूप में इसमें मिल जाते हैं, और क्या कहते हैं, ये ले जाकर के एक स्थान पर एक जमाव बना देते हैं। इन्हीं जमाव से आपके जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अब जलोढ़ मिट्टी की हम क्या लिख सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के पानी के बहाव से मिट्टी का लिख सकते हैं कछारी मिट्टी का तेज कटाव होता है, जिससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। उत्तरी मैदान, आपने नाम सुना होगा नॉर्दर्न प्लेन। उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है वो इसी मिट्टी के द्वारा हुआ है। ठीक है। अब हमारा इसमें दूसरा है कि जलोढ़ मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो हमने बताया आपको कि उत्तरी मैदान में कौन कौन से राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, और इन्हीं क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी बृहद मात्रा में पाई जाती है। हाँ, एक चीज आप अभी चलिए विशेषताओं में हम इसको पढ़ेंगे। पहले क्षेत्र देख लेते हैं। उत्तरी मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अब उत्तरी मैदान में मैंने आपको नाम ले लिया था, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों को उत्तरी मैदान में आप शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने
जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ और उसके क्षेत्र। अब हम जलोढ़ मिट्टी की विशेषताओं को पढ़ेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको पेश करते हैं। अब हम जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं, जलोढ़ मिट्टी इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो यह है कि जलोढ़ मिट्टी भारत में लगभग 40% पाई जाती है। मतलब जलोढ़ मिट्टी भारत लगभग 40% पाई जाती है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा है हमारा इस मिट्टी, अब अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब नदियों के तेज बहाव के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है तो इसमें पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष और जंतुओं के अवशेष मिले हुए होते हैं जो मिलकर के ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो इसकी ये विशेषता यह भी हो गई, इसमें ह्यूमस और चूने की मात्रा पाई जाती है। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई आपकी? ह्यूमस तथा चूने की मात्रा इसमें पाई जाती है। तो दूसरा आपका हो गया, इसमें ह्यूमस और चूने की मात्रा पाई जाती है। तीसरा है आपका ह्यूमस पाए जाने के कारण यह बहुत उपजाऊ होती है। अब ह्यूमस की मात्रा पाई जाएगी तो इसमें इसकी क्षमता जो है काफी तेज होती है, उपजाऊ, मतलब खेती करने के सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। और चौथा आप इसमें बोल सकते हैं कि इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता पाई जाती है। जल धारण क्षमता पाई जाती है मगर काली मिट्टी से कम। काली मिट्टी के बाद जलोढ़ मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें जल धारण की क्षमता काफी अच्छी पाई जाती है। अब तो चलिए 4 विशेषताएं आपने लिख लिया। अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी मिट्टी की, काली मिट्टी। काली मिट्टी, अब हम बात करते हैं काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो धरती, हमने बात किया था कि बड़ी बड़ी चट्टानें टूटने के बाद वह छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती हैं और उन छोटे छोटे कणों के विभक्त होने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम काली मिट्टी कहते हैं। वैसे भी इसका रंग काला होता है और चट्टानें भी काली होती हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकली चट्टानों के द्वारा होता है। इस मिट्टी का निर्माण जो होता है जब ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा जो चट्टानें धरती की ऊपरी सतह पे आ जाती हैं और उस लार्वा के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब
इस मिट्टी की, यह मिट्टी पाई कहाँ कहाँ जाती है? क्षेत्र, यह मिट्टी महाराष्ट्र, अर्थात जो आपने सुना होगा कि जो पहाड़ है, पहाड़ों का निर्माण भी ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा ही हुआ है। तो इस मिट्टी का निर्माण भी ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा ही हुआ है और चट्टानों के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब यह मिट्टी महाराष्ट्र में मालवा, सौराष्ट्र तथा दक्षिणी पठार पर पाई जाती है। आपको क्षेत्र भी मालूम होना चाहिए, इसकी रचना कैसे हुई है मालूम होनी चाहिए और इसकी कम से कम 3 या 4 विशेषताएं मालूम होनी चाहिए। तो आपका लगभग ये मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इस मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, अर्थात इसके गुण क्या हैं? कितने मिनट हो गया? पूरा होगा 16। इस मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, इसको करते हैं। तो यह मिट्टी जो है, इस मिट्टी का निर्माण मृतिका से हुआ है। मृतिका तथा गाद से हुआ है। और इस मिट्टी का निर्माण मृतिका से हुआ है और गाद से हुआ है। और मैंने आपको पिछले दिन पहले ही बताया था, इसमें भी मैंने बता रहा आपको कि काली मिट्टी के बाद जलोढ़ मिट्टी में जलधारण की क्षमता ज्यादा पाई जाती है। तो लिखेंगे इस मिट्टी में जलधारण की क्षमता ज्यादा होती है। इतना आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हमने बताया कि काली मिट्टी का निर्माण मृतिका व गाद से हुआ है। इस मिट्टी में जलधारण क्षमता काफी मात्रा में पाई जाती है। और तीसरा हो जाएगा, काली मिट्टी में नमी पाई जाती है। पेड़ पौधों तथा जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जब ज्वालामुखी का लावा धरती की ऊपरी सतह पर आता है, तो धरती की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और वनस्पतियां उसमें नष्ट हो जाती हैं और नष्ट होकर के उस चट्टान में मिल जाती हैं और उससे इसका निर्माण होता है। इसलिए इसमें पेड़ पौधों और जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। इस मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है, अर्थात इस मिट्टी में फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। तो लगभग इसके 5 जो है विशेषताएं आप लोगों ने देख लिया। अब हम नेक्स्ट मिट्टी की बात करते हैं, तब तक चेक कर लेते हैं वीडियो आपका ऑन है कि नहीं। अब हम नेक्स्ट मिट्टी की बात करते हैं, लाल मिट्टी।
बात करते हैं लाल मिट्टी की। तो लाल मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण क्रिस्टलीय सैलों से हुआ है। अब इस मिट्टी की उपलब्धता क्या है? लाल मिट्टी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मोरम, आपने एग्जाम्पल देखा होगा मोरम। जो मोरम होती है वो लाल मिट्टी का ही उदाहरण होती है। इस मिट्टी में लाल करने की क्षमता बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है और इसके कण काफी बड़े बड़े होते हैं। यह मिट्टी प्राय द्वीपीय क्षेत्र लाल मृदा पठार पूर्वी मध्य प्रदेश नीलगिरी आदि में पाई जाती। अब चलिए जल्दी इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। इस मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं? तो पहले का आप लोग काम कर लीजिए। यह मिट्टी लाल, भूरी, पीली आदि रंगों में पाई जाती है। ये पहला हो गया आपका। दूसरा है, इस मिट्टी में लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, जिससे इसका